हमने चैप्टर शुरू करा है केमिस्ट्री में जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बायो मतलब कि जिंदगी कह सकते हैं ना, बायो जीवन। तो जो अणु मॉलिक्यूल्स हमारे जीवन से रिलेटेड है, जीवन से जुड़े, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जैव अणु। अब जैसे कि हम हमारा जो शरीर है वो कार्बनिक यौगिकों का बना हुआ, कार्बनिक कंपाउंड्स का बना हुआ, कार्बन का। अब यही सारे जैव अणु क्या होते हैं? कार्बन के होते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है। जैसे चार मेन होते हैं अणु जो हमारे कार्बन के बने होते हैं, जो हम पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं लिपिड्स वगैरह, फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो ये हमारे क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं। और हम ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, शायद से विटामिन्स भी आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जैव अणु। सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब मतलब कि कार्बन होगा, और हाइड्रेट मतलब ऑक्सीजन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। हाइड्रेट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र CX और H2O का होल वायु होता है। तो CX H2O का होल वायु होता है, जहां X और Y गुणांक होते हैं। तो X और Y क्या है? गुणांक हैं। प्रकाश सक्रिय पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे पदार्थ जल अवघटित होकर इनका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो एक अन्य भी परिभाषा है, प्रकाश सक्रिय पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर इनका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पहला हम देखेंगे, अब इनका वर्गीकरण देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पहला है जल अपघटन के पश्चात व्यवहार पर आधारित। तो पहला है जल अपघटन। तो जैसे कि भाई जब हम जल में डालेंगे तो अपघटित हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो होता है मोनोसेक्राइड होता है, इसे हम सरल शर्करा बोलते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। C6H12O6 इनका क्या है? रासायनिक सूत्र है। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड बंधों से युक्त होती हैं। मतलब ये 2 से 10 मतलब कि मोनोसेक्राइड के होते हैं और युक्त होती है। जैसे कि डाइसेक्राइड होंगे, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। इसी तरीके से जैसे कि 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों को क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज। इसी तरीके से ट्राइसेक्राइड में 3 मोनोसेक्राइड इकाइयां होती हैं, जैसे कि रेफिनो, जिसका रासायनिक सूत्र है C18H32 और O11, ठीक है ना। और टेट्रासेक्राइड के क्या एग्जाम्पल है? स्टेकियोज, C24, 442 और O21। मतलब कि कार्बन के आधार पे देख रहे हो, और इनकी जो शुरुआत होती है वो 3 कार्बन से होती है। तो यहाँ पर देखो भाई, जैसे कि हमारा मोनोसेक्राइड है, मतलब C6 से शुरू होती है ना, तो 6 का 2 हो जाएगा तो ट्राइसेक्राइड, और फिर हमारे 3 हो जाएगा टेट्रा, मतलब 4 हो जाएगा तो टेट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब इसमें मोनोसेक्राइड इकाइयों की लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड जो है हमारी, उसी की मोनोसेक्राइड की लंबी श्रृंखलाएं होती है, और ये रेखीय भी हो सकते हैं और शाखित भी हो सकते हैं, और ये जल अपघटित हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड मतलब कि एक तरह से सरल इकाई है जो जल अपघटित नहीं होती है। आखिरी मान लो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की सरलतम आखिरी इकाई होती है। और सबसे बड़ी पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्चियाज, C12H42O11 इसका रासायनिक सूत्र है। और सेल्यूलोज और या स्टार्च C6H10O5 और होल्ट एन, मतलब कि कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा अपचायक प्रवृत्ति पर आधारित। तो सबसे फिर है अपचायक प्रवृत्ति पर आधारित। अपचायित कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये टालिन अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन को अपचायित कर देते हैं। अपचायक मतलब कि तोड़ देना, है ना, अपचायित कर देना। तो ये क्या है भाई? एक तो टूटने वाले, एक ना टूटने वाले। तो अपचायित मतलब कि टालिन अभिकर्मक और फेलिन विलयन जो है उनको अपचायित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जैसे कि कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब। अब जो अपचायित नहीं होंगे उन्हें क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो अपचायक नहीं होते, जैसे ये टालिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचायित नहीं करते हैं। जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, ये सब क्या है? अपचायक नहीं होते। अब तीसरा स्वाद के आधार पर देखेंगे। स्वाद के आधार पर शर्करा हो गया, रास शर्करा हो गया। शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अशर्करा वे कार्बोहाइड्रेट जो मीठे नहीं होते या स्वादहीन होते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे लेक्चर 2, कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखेंगे। सबसे पहला कार्य, ये कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। भाई एक सेल है, उसका प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है जो कि पूरे सेल की संरचना को बनाए रखता है। कार्बन, जैसे कि सेल किससे बना होता है, तो उससे बना होता है भाई, जो उसकी संरचना को बनाए रहते हैं, झिल्ली जो होती है, बॉल जो होती है, वो सब कार्बन क्यों नहीं होते, लिपिड, प्रोटीन, ये सब। दूसरा, यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक तरह का जैव ईंधन है जो कि जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए। अब जैसे कि किस तरह से करता है, जैसे कि मान लो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 6O2 के साथ, और तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इससे जल के अणु बनते हैं और 6CO2 भी निकलती है गैस। तो यहाँ पर एक तो जल मिल रहा है कोशिका को, और सबसे मेन ऊर्जा मिल रही है ग्लूकोज से, ठीक है ना, जिससे हमारी सेल वर्क करती है। तीसरा है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहता है। भाई ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर स्टोर रहता है, और जो स्टार्च के रूप में पादपों के अंदर रहता है। तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहता है, जो जल अपघटित होकर आवश्यक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। चौथा है, सेल्यूलोज घास और पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना, जो घास चरने वाले जानवरों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जा रहा है, घास वास में, जो कि किसको मिल रहा है, जानवरों को, जो घास फूस खाते हैं, और उन्हीं से ऊर्जा मिल रही है। अब जो पांचवा, कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा के सामान्य ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा के समान भी होते हैं, मतलब कि स्टोर भी हो जाते हैं फैट्स की तरह। जब ये भोजन में उपलब्ध नहीं रहते तो वसा मेटाबॉलिज्म की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे अपूर्ण ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी तो वसा का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है कीटोसिस का भय हो जाता है, कीटोसिस शायद कोई बीमारी, उसका भय हो जाता है इससे, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कहाँ से हम पा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सबसे पहले पौधों से। पहला भाई, गन्ने से सुक्रोज और सेल्यूलोज हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और अंगूर, सेब, खजूर से भी सुक्रोज और ग्लूकोज हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद भाई क्या है, हमारा पुष्प पराग। अब पुष्प पराग, जिससे मधुमक्खी क्या बनाती है, अपना छत्ता बनाती है, शहद बनाती है ना, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज रहता है। तो ये शहद के रूप में होता है फ्रक्टोज। और इसके बाद चावल, गेहूं, मक्के से क्या मिलती है, स्टार्च। तो ये हमारे पौधों से मिलने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उन्हें प्राणियों से देखो भाई, जैसे दूध, दूध में 5 से 7% लैक्टोज होती है ना, तो लैक्टोज प्राप्त होती है प्राणियों से। मधुमक्खी में वही फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। और लीवर में भाई ग्लाइकोजन बन जाता है, ग्लाइकोजन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि किससे, प्राणियों से। अगर हम उनका लीवर खाते हैं तो इस तरह से हमें ग्लाइकोजन प्राप्त हो सकता है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण, किस तरह से हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला है मॉलिसी परीक्षण। कार्बनिक ठोस के 1 मिली जल 10% एल्कोहलिक व अल्फा नेप्थॉल विलियन की 2 बूंदे मिलाकर हिलाते हैं, फिर परख नली की दीवार के सहारे सांद्र गंधक अम्ल मतलब H2SO4 की 1 मिली मतलब मिलाते हैं। और ये सब काफी सावधानी से मिलाने के बाद क्या होता है, विलियन की ऊपरी सतह पर बैगनी रंग का वलय बन जाता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है तथा यह कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत सुग्राही परीक्षण है। तो ये मॉलिसी परीक्षण कहलाता है, जिसमें 10% अल्कोहल और एक अल्फा नेप्थॉल विलियन की 2 बूंदे, और उसके बाद हम H2SO4 को बड़ी ही सावधानी से मिलाते हैं, जिससे हमें क्या मतलब पता लगता है। अगर बैगनी रंग आता है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर वलय बनता है, तो उसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, मतलब शर्करा उपस्थित है। दूसरा है फेलिंग विलियन परीक्षण। फेलिंग विलियन परीक्षण क्या है, जैसे कि ठोस के जलीय विलियन को फेलिंग विलियन, मतलब फेलिंग एक तरह का सॉल्यूशन है, उसके साथ जब हम 2 मिनट तक गर्म करते हैं तो एक लाल अवशेप आता है, ठीक है, लाल अवशेप बनता है। और तब अपचायक शक्कर उपस्थित, मतलब कि उसमें शर्करा उपस्थित है, ठीक है ना, अगर लाल अवशेष आ रहा है फीलिंग विलियन डालने के बाद। अब उसके बाद है वेनेडिक्ट विलियन परीक्षण। क्या है भाई, जब हम वेनेडिक्ट विलियन को, है ना, ठोस कोई जलीय विलियन लिया, हमने उसमें वेनेडिक विलियन मिलाया और उसको 2 मिनट तक गर्म करते हैं, और अगर लाल रंग आया, जिस तरह से अभी हमने देखा, कौन सा, दूसरा वाला फेलिंग विलियन, उसी तरह से वेनेडिक विलियन में करा, और अगर लाल अवशेप आया तो भाई उसमें शर्करा उपस्थित है। अगर नीला आया, मतलब नीला रहता है, तो इसका मतलब, और थोड़ा सा धुंधलापन भी आता है, तो इसका मतलब उसमें सुक्रोज है।
तो सुक्रोज मिली हुई है इसका मतलब। अब लास्ट का हमारा परीक्षण टालिन विलयन परीक्षण। टालिन विलयन मतलब कि भाई वही ठोस के जलीय विलयन में अगर हम टालिन विलयन को साथ मिलाते हैं और धीरे से गर्म करते हैं, इसमें धीरे गर्म करते हैं और परख नली की दीवार पर एक रजत दर्पण बनता है, एक तरह का रजत दर्पण बनता है, तो यहाँ पर शर्करा उपस्थित है। तो इस तरह से हमने लेक्चर 2 देखा। अब हम देखते हैं लेक्चर 3 मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। पूरा का पूरा मोनोसैकेराइड के ऊपर बात करेंगे। मोनोसैकेराइड जो कि एक सरल रूप है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सरल रूप जो कि अपचायित नहीं होता है, जो कि जल में अपघटित नहीं होता है। मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O और उसका होल N होता है, जहां N की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है या इससे बड़ी संख्या है। इसमें कार्बन श्रृंखला अशाखित हो जाती है, मतलब कि कार्बन अशाखित रहती है, एक ही रहती है, तथा एक कार्बन के अतिरिक्त सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह संलग्न रहता है तथा शेष एक कार्बन में कार्बोनिल ऑक्सीजन होती है। तो ये इस तरह से कुछ साइंटिफिक हमारी परिभाषा है। अब जो मेन परिभाषा है उसके ऊपर आते हैं। देखो, सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटन के पश्चात अन्य सरल अणुओं में अपघटित नहीं होते, है ना, जल अपघटन के बाद सरल मतलब और अणुओं में, सरल अणुओं में अपघटित नहीं होते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, मतलब जो जल अपघटित नहीं होते हैं। और जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि और इसी श्रेणी के मतलब कि ये सब इस श्रेणी के सदस्य हैं। अब मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले ये दो भाग में रहते हैं, है ना, एक एल्डोज और एक कीटोज, है ना। एल्डोज और कीटोज, एल्डोज वो होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड जुड़ा रहता है, तो वे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है उसको हम एल्डोज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब अगर मान लो भाई इसी में अलग अलग कार्बन हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक हुआ, सॉरी यहाँ तो 3 से स्टार्ट होता है ना, तो 3 हुआ तो टेट्रोस, है ना, 4 हुआ तो टेट्रा, है ना, सॉरी ट्राइओस, अगर 3 हो तो ट्राइओस, अगर 4 हो तो टेट्रोस, अगर 5 हो तो पेंटोस, इस तरीके से 6 हो तो हेक्सोस। इस तरह से हम आगे देखेंगे। अगर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो हम उसके आगे एल्डो लगा देंगे। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने हो रहे, 3 हो रहे, तो ये हम कहेंगे एल्डो ट्रायोस। और इसी तरह यहाँ पर देखो भाई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ और यहाँ पर कार्बन कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो एल्डो टेट्रोस। तो ये हमारे इस तरह से हम इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ और देखो इनके नाम बता रखे हैं, जैसे ग्लिसर एल्डिहाइड है एक, है ना, जिसमें CH2 और 3 एक एल्डिहाइड समूह, इसमें भी एल्डिहाइड समूह जुड़ा है और कितने कार्बन हो रहे हैं, 5 कार्बन हो रहे हैं, जिसको हम एल्डोपेंटोज भी बोल सकते हैं और इसका एक और नाम है राइबोस, है ना, 5 है तो राइबोस हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज की भी बना रखी है और गैलेक्टोज की भी बना रखी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 6 है ना, तो एल्डोहेक्सोस हो जाएगा ग्लूकोज का, जिसमें 6 रहते हैं हमारे कार्बन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, एल्डोहेक्सोस हो जाएगा, ठीक है ना, और जिसको हम गैलेक्टोज भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कीटोस। कीटोस क्या होते हैं, देखो इसमें कीटो समूह जुड़ा, मतलब क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कीटो समूह, जो कि C डबल बॉन्ड O होता है और एल्डिहाइड समूह CHO रहता है। और ये याद रखना CHO ऐसे भी जुड़ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर हम यहाँ पर जब हम कीटोन जो समूह है, कीटो समूह है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, हम कार्बन